पहला सवाल आज का डिस्कस करते हैं। किलोवाट घंटा एक यूनिट है। किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ, ये हमने डिस्कस किया था पहले। जी हाँ, किलोवाट घंटा होती है एनर्जी का यूनिट, ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट आवर। सवाल आता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। ठीक है, 3.6 मेगा जूल mg। चलिए अगला सवाल डिस्कस करते हैं। मानव शरीर का साधारण तापमान कितना होता है? जो हमारी बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी है, उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? तो ये टेम्परेचर तो होता है ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस। अब ऑप्शन में चेक करो कि 37 डिग्री सेल्सियस अवेलेबल है कि नहीं। अगर 37 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ अवेलेबल नहीं है ऑप्शंस में, या फिर इसके नियर अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री देखो कौन सा है, तो बी ऑप्शन में देखो 36.9 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये लगभग 37 डिग्री के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 36.9 डिग्री सेल्सियस। ये तो सेल्सियस के आंसर हो गए। अगर यही ऑप्शंस आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में दिए रहता तो आप क्या करते? तो यही जो मानव शरीर का तापमान अगर सेल्सियस के बजाय हमें फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट में बताना हो तो आंसर हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ऐसे भी ऑप्शंस दे सकता है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, और अगर फ़ारेनहाइट में दिए रहेंगे तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, एफ उसके आगे लिखा होगा। वो तापमान बताना है जिस पर जो फ़ारेनहाइट स्केल है और सेल्सियस स्केल है, दोनों स्केल्स पर जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो सेम आती है। तो वो तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर समान होता है। यहाँ लिख लेंगे समान होता है। ठीक है, यहाँ पर तो ये है -40 डिग्री जो स्केल पर रीडिंग है, इस पर जो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों स्केल सेम ही हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। ल्यूमेन मात्रक है किस चीज़ का? तो जो ल्यूमिनस फ्लक्स होता है उसी का मात्रक है ल्यूमेन। ठीक है, जो विजिबल लाइट होती है उसको मापते हैं इसमें हम ल्यूमेन में, जैसे CFL की लाइट्स या बल्ब इस तरह की जो होती हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? रॉयंटजन ने। ये मैं जब आपको नोबेल प्राइज़ डिस्कस किया था तो उसमें पढ़ाया था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, रॉयंटजन को, तो इन्होंने की है। एक्सरे किरणें किस प्रकार की किरणें होती हैं बताइए? तो ये होती हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इसको जो है किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए, निर्वात वैक्यूम में भी ये चल लेती हैं। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय रेज होती हैं ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेव जो भी कहिए। तो एक्सरे किरणें क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं ये। अगला सवाल है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉमन भी क्वेश्चन है, ये अक्सर मिल जाता है ये साइंस से। तो रिक्टर स्केल कहते हैं इसको। ठीक है, ये स्केल होता है रिक्टर स्केल। और उस यंत्र का क्या नाम है जिससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, जिसमें ये रिक्टर लगा होता है स्केल? वो होता है सीज़्मोग्राफ। ठीक है, यंत्र डिवाइस का नाम होता है, जो डिवाइस भूकंप की तीव्रता नापती है वो होती है सीज़्मोग्राफ। और अगर पूछेगा कि स्केल कौन सा है तो स्केल है रिक्टर स्केल। ठीक है, नाम रिक्टर स्केल है। चलिए ये हो गया, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जो बारिश की बूंदें आपने देखी होंगी, वो साइज देखा होगा, बिल्कुल गोल होती हैं बारिश की बूंदें। तो बारिश की बूंद जो गोल होती है उसकी वजह क्या होती है उसके पीछे? तो बारिश की बूंद गोल होने का जो रीज़न है वो है पृष्ठ तनाव, यानी सरफेस टेंशन। ठीक है, सवाल पूछे जाते हैं इस तरह के भी। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो पृष्ठ तनाव पैदा होता है किसके कारण? ये होता है जो अणु होते हैं ना किसी भी सब्सटेंस पदार्थ के, जो एटम्स होते हैं उनके बीच एक वर्क करता है क्या? एक ससंजक बल, इसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ठीक है, तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाला जो बल होता है उसको बोलते हैं ससंजक बल। इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिए कोहेसिव फोर्स। एपिसेंटर का संबंध है, एपिसेंटर ये टर्म किससे रिलेटेड है? एपिसेंटर देखिए ये होता है आपका पृथ्वी की जो सतह है। मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह पर आपने देखोगे भूकंप आते हैं, हलचल होती है, अचानक से हलचल जब होती है तो उससे जो एनर्जी, इस हलचल की वजह से कुछ एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी की वजह से क्या होता है, जो भूकंप आता है, भूकंप का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है अंदर पृथ्वी के अंदर, उस स्टार्टिंग पॉइंट के ठीक ऊपर जो सतह पर पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम एपिसेंटर। ठीक है, एपिसेंटर ये होता है। और जो अंदर वाला जो प्रारंभिक बिंदु होता है इसका भूमि के अंदर,
तो इसको बोलते हैं हाइपोसेंटर या फोकस या केंद्र, ठीक है। तो ये भूकंपों से रिलेटेड है, अधिकेंद्र, ठीक है। एपिक सेंटर जो होता है, एपिसेंटर। अगला सवाल देखिए, डेसिबल जो है, डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल का प्रयोग आप जानते हैं, ये क्या है, ध्वनि स्तर की एक माप है, जो साउंड होती है उसको मापा जाता है किसमें, डेसिबल में। तो ये दोनों ऑप्शन सही रहेंगे, दोनों मतलब ये मैंने और करके लिखा है, इस तरह से दे सकता है, इस तरह से भी। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बॉल पेन बताना है। आप जो जिन पेन से आप लिखते हैं, बॉल पेन जिनसे एग्जाम देंगे, बबल भरेंगे आप एग्जाम में, तो बॉल पेन जो है ये कार्य करता है गुरुत्वीय बल, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर वर्क करता है ये। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है, जो लैंप आपने देखे होंगे मिट्टी के तेल से जो जलते हैं लैंप, या है ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो तेल है, एक बत्ती होती है उसमें, कपड़े की होती है वो, तो उसमें कैसे तेल ऊपर की तरफ चढ़ता है, वो जलता रहता है लैंप लगातार। तो ये होता है केशिकात्व के कारण, कैपिलैरिटी के कारण होता है ये। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। तो गुरुत्वाकर्षण नियम का जो डेफिनेशन है वो किसने दिया था, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन की जो डेफिनेशन दी थी वो न्यूटन ने दी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है। तो दूध को मथने से जो क्रीम अलग होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्किमिंग, ठीक है, स्किमिंग। अब इसका आंसर रहेगा आपका, ये देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, अब केंद्रीय बल की वजह से। न्यूटन का पहला गति का नियम क्या कहता है, हमने डिस्कस किया था। न्यूटन का गति का पहला नियम कहता है, जड़त्व की परिभाषा यहाँ से आती है, ठीक है, जड़त्व के बारे में बताता है, यानी कोई वस्तु विरामावस्था में है, रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक आप उस पर कोई बाह्य बल ना लगा दो। अगर कोई वस्तु मोशन में है, चल रही है लगातार, तो वो चलती रही है, अगर उसको आप जो है कोई बाह्य बल लगाकर ना रोक दो। कार मान लिया चल रही है, अभी कार चल रही है, अब वो कब रुकेगी, जब आप उस पर ब्रेक अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई किया आपने, ठीक है, घर्षण बल है ना, तभी तो रुकी वो। चलिए, और कोई वस्तु जैसे यहाँ रखी हुई है, ये रखी ही रहेगी, ये सरफेस पर रखी है तो रखी रहेगी जब तक आप इस पर कोई फोर्स लगा से आगे धक्का नहीं देंगे, तब तक ये यहीं पर पड़ी रहेगी। तो ये होती है इनर्शिया। वस्तु जैसी अवस्था में है वैसी में रहना चाहती है, तो ये इनर्शिया होती है, क्वालिटी, ठीक है। यही होता है न्यूटन का पहला नियम। चलिए, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त जो फ्यूज तार होता है, सुरक्षा फ्यूज तार या फ्यूज वायर, उस धातु की बनी होती है जिसका क्या होता है, देखिए, मेल्टिंग पॉइंट जिसका कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होना। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है, जैसे कि अभी कोई मान लीजिए तार है, तो ये तार जो है बहुत ही कम गर्म होने पर जो है अचानक से तुरंत जो है एकदम ही गल जाए, मेल्ट हो जाए, ब्रेक हो जाए हाई टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। तो ऐसा हम फ्यूज तार, जो सुरक्षा वायर होता है, जैसे आपके घर में अप्लायंसेस होते हैं, टीवी हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आप यूज़ करते हैं, उनमें सब में फ्यूज़ लगे रहेंगे। फ्यूज़ इसलिए लगे रहते हैं कि कभी जब इलेक्ट्रिसिटी या फिर बिजली या फिर करंट ज़्यादा आती है हमारे घरों में, तो उस ज़्यादा करंट की वजह से आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो है वो डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। उस डैमेज कंट्रोल को बचाने के लिए हमें ये फ्यूज़ वायर लगाने होते हैं। तो इसमें बहुत कम गलनांक का, बहुत कम टेम्परेचर पर गल जाए एक ऐसा तार होता है, ठीक है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है। तो जैसे ही वो करंट ज़्यादा होगी तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर उस वायर के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने पर वो जल्दी गर्म हो जाता है, गर्म होने से ये जो है गल जाता है, एकदम ब्रेक हो जाता है वहाँ से। तो वो जो हाई करंट आ रही थी वो आपके उस तक नहीं पहुँच पाती है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो आप यूज़ कर रहे होते हैं घर में। तो ये मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। सवाल है, एसी धारा को डीसी धारा में रूपांतरित करने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए, एसी का फुल फॉर्म होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, और इसका होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी को डीसी में बदलने के लिए हम यूज़ करते हैं रेक्टिफायर्स का, हिंदी में कहते हैं डिस्टकारी का। अगला सवाल देखिए, विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है, मोह, ठीक है, मोह होती है। अब है सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन आपको पता है, जो सोलर सेल्स होते हैं, सोलर सेल होते हैं ना, वो सिलिकॉन के बने होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम के। तो जर्मेनियम सिलिकॉन क्या है, दोनों अर्धचालक हैं, सेमीकंडक्टर हैं। अर्धचालक का एक उदाहरण इसमें से बताना है अभी। तो अभी मैंने डिस्कस किया था कि अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, ये
ये अर्धचालक हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं। आगे चलें। गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है, किस चीज़ का मेजरमेंट किया जाता है गैल्वेनोमीटर से? ये होता है धारा का, करंट का मेजरमेंट किया जाता है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। अगला सवाल, फ्यूज वायर अभी डिस्कस किया था। फ्यूज वायर में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? अभी हमने देखा था फ्यूज वायर जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए सुरक्षा प्रोवाइड कराते हैं। हाई करंट आने से पहले ही वो फूक जाते हैं, तो बाकी करंट आगे नहीं जा पाती है आपके अप्लायंसेस में। देखिए, तो ये क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए उसका, गलनांक। ठीक है, गलनांक मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, और उसका हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, प्रतिरोध उच्च, यानी जो करंट आ रही है उसको वो रोक सके, रेजिस्ट कर सके, तभी तो वहीं रोक लेगा वो। और देखिए, ये मान लीजिए एक वायर है और ये एक वायर है, ये आपका टेलीविज़न लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, करंट आ रही है, आपके जो बराबर वाला पोल है आपका लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर है, और मान लीजिए हमने यहाँ लगा रखा फ्यूज़ वायर। ठीक है, ये फ्यूज़ वायर है। जब ये करंट इसमें जा रही होगी तो फ्यूज़ वायर के जब एंटर करेगी, मान लीजिए अभी नॉर्मल है 5 एम्पियर होती है हमारे घरों की। देखो, हमारे घरों का जो वोल्टेज होता है वो 220 से 230 वोल्ट के बीच में होता है, और करंट होती है हमारे घरों की वो होती है 5 एम्पियर। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। तो 5 एम्पियर नॉर्मल जो फंक्शन होते हैं 5 एम्पियर, उतने वोल्ट पर चलते हैं हमारे अप्लायंसेस जितने भी हैं। सवाल ऐसे भी आता है कि हमारे घरों के अप्लायंसेस कितने वोल्ट पर कार्य करते हैं, तो 220 भी हो सकता है ऑप्शन में, 230 भी, तो रेंज यही है दोनों। ठीक, और 5 एम्पियर। तो जब इतनी करंट होती है तो ये आराम से वर्क करते हैं हमारे अप्लायंसेस। ठीक है, जब कभी कहीं फॉल्ट होता है बाहर, ठीक है, कहीं तार टच कर जाते हैं आपस में, टूट कर गिर जाता है, तो यहाँ से जो है करंट हाई कभी जब आती है इस सिस्टम में, इस 5 एम्पियर की वजह से, मान लीजिए 5 एम्पियर की जगह आने लगी 7 एम्पियर, 8 एम्पियर या 10 एम्पियर। जब 10 एम्पियर आती है करंट, तो ये जो फ्यूज़ वायर है ये तो डिज़ाइन किया गया था 5 एम्पियर ही बर्दाश्त कर पाएगा। जब इसको ज़्यादा करंट मिलेगी तो इसमें गर्मी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर इसका हाई होने लगेगा। जब ये गर्म होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हमने कम रखा है, यानी ज़्यादा टेम्परेचर पर ही या कम टेम्परेचर पर ये जो है 5 एम्पियर के ऊपर ये गल जाए आसानी से, और गल जाने के बाद ये ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो करंट आगे जाएगी ही नहीं, टूट जाएगा यहाँ से तार ये, तब ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपका बच जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस अगर हाई होता है तो ये करंट को रोक के रखता है, इस 8 एम्पियर करंट को जो है ज़्यादा करंट को रोक लेगा, और रोकने की वजह से इसके अंदर ही गर्मी इतनी पैदा हो जाएगी तो ये सर्किट को ही ब्रेक कर देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। डायनोमो क्या है? डायनोमो है एक ये देखिए, डायनोमो क्या करता है, जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल पावर है ना, मैकेनिकल पावर को बदलता है इलेक्ट्रिकल पावर में। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना इसका काम है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। अगला सवाल देखिए, प्रकाश विद्युत सेल, फोटोवोल्टाइक सेल इसको बोलते हैं, प्रकाश विद्युत सेल को फोटोवोल्टाइक सेल, या फिर इसी को हम कहते हैं सोलर सेल। याद रखेंगे, कन्वर्ट्स, क्या कन्वर्ट करता है फोटोवोल्टाइक सेल जो है, सोलर सेल? ये करता है जो आपकी लाइट एनर्जी है, प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में, यानी इलेक्ट्रिसिटी में, करंट में चेंज कर देता है। तो प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला सवाल देखिए, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। वही सवाल भी देखा था, ऑल्टरनेटिंग करंट कन्वर्ट्स डायरेक्ट करंट बाई कौन सी डिवाइस है? वो है रेक्टिफायर, दिष्टकारी। तो ट्रांसफार्मर या फिर परिणामित्र का प्रयोग क्यों किया जाता है? ट्रांसफार्मर्स आपके जो नियरेस्ट पोल होगा आपके गांव के आसपास जो भी है, या जिस मोहल्ले में देखा आपने ट्रांसफर लगा होता है, तो उसका यूज़ क्या होता है? ये होता है आपका जो वोल्टेज आ रही होती है वहाँ से, वो हाई वोल्टेज आती है बिजली घर से, आपके जो नियरेस्ट जो सब स्टेशंस होते हैं वहाँ से हाई वोल्टेज आ रही होती है। ठीक है, उस हाई वोल्टेज को कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज में, और इस लो वोल्टेज को ये कन्वर्ट कर सकता है किसमें? हाई वोल्टेज में। ठीक है, तो ये क्या है, एसी वोल्टता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, एसी पर वर्क करता है, एसी वोल्टता को बढ़ाने के लिए, एसी वोल्टेज को बढ़ाता है ये। आपने देखा होगा आपके टेलीविज़न कभी कभी जो है आपके घरों में 220 वोल्ट से कम वोल्टेज आ रही होती है, तो आपका टीवी नहीं चल पाता है। तो आपने देखा होगा स्टेबलाइजर लगा होता है, वहाँ पर स्टेबलाइजर में होते हैं 2 मीटर, एक मान लीजिए एक वोल्ट मीटर लगा होता है, उसमें वोल्टेज दिखाता है, या फिर एक होता है इसको आई मीटर, और यहाँ एक नोब बनी होती है, नोब, इसको रोटेट कर सकते हैं आप, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। जब टीवी में वोल्टेज कम होता है तो आप क्या करते हैं, इस नोब को जब आप रोटेट करते हैं, घुमाते हैं इसको, तो ये वोल्टेज बढ़ जाता है। मान लीजिए 170 वोल्टेज आ रहा था, अभी इस पर टीवी वर्क नहीं कर रहा, टीवी नहीं चल रहा है, तो आपने 180, 190, 200 तक कर दिया,
तो ये क्या था, पहले मिल रहा था हमको 170 वोल्ट, अब 170 की जगह हमने 200 तक पहुंचा दिया। किसकी वजह से, इस नॉब को घुमाने की। इसके अंदर क्या लगा होता है इस डब्बे के, इसमें होता है एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ, वही ट्रांसफार्मर इस वोल्टेज को बढ़ा देता है, ठीक है, और इससे घटा भी सकते हैं हम। तो दोनों ही काम करता है ये, घटाने और बढ़ाने का। यहाँ देखो लिखा हुआ है ना, यहाँ बढ़ाने के लिए, बट बात सही है ये। तो अगर सवाल इस तरह से भी, ऑप्शन इस तरह से भी डाल सकता है, एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने के लिए, इन्हीं दोनों कामों के लिए होता है, ठीक है। अगला सवाल देखें। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस का बना होता है, किस मेटल का। तो ये जो बल्ब देखा आपने, ये जो होता है ना आपका स्प्रिंग टाइप का जो दिखता है, ये फिलामेंट होता है, ये बना होता है टंगस्टन का, ठीक है, टंगस्टन होता है। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है बहुत एग्जाम्स में। बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण में टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अब यहाँ देखो, जो मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों, पिछले सवाल हमने देखे थे फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट कम रखा था, यहाँ इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों रखा है। ये दे रहा है रोशनी, इसको लाइट देना है, ठीक है। अगर इसको लाइट देना है तो इसको क्या, इसमें गर्मी आते रहना चाहिए, यानी इसकी पावर ऐसी होनी चाहिए, गर्मी बर्दाश्त करनी चाहिए, करंट जितनी भी आ रही है उसको ये होल्ड कर सके, बर्दाश्त कर सके, तभी तो वो जलने लगेगा तार, ठीक है। लेकिन ये तार ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, कई हजार डिग्री सेल्सियस पर जाकर ये जो है ब्रेक हो पाता है, ठीक है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा हाई होगा, हाई होने की वजह से ही इसको बल्ब में इस्तेमाल करते हैं, वो रोशनी में बदल जाती है वो करंट जो आ रही होती है। चलिए, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है, बिजली के बल्ब में भरा होता है आर्गन, और इसके साथ में होती है नाइट्रोजन भी। तो मेनली जो भरा होता है ज्यादा होता है आर्गन। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये कोई वायर है, देखिए रेजिस्टेंस दुनिया की हर चीज के अंदर होता है रेजिस्टेंस। एक वॉल है, वॉल में भी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध, क्वालिटी होती है किसी चीज को रोकने की। अगर मैं आपके खिलाफ कुछ बोलूंगा तो आप भी मुझे जो है पलट कर कुछ बोलेंगे, तो ये था आपका रेजिस्टेंस, है ना, रोकने, यानी आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। ऐसे ही आप दीवार में एक हिट करेंगे, घूसा मारेंगे, तो वो दीवार आपकी घूसे को रोक लेगी, ठीक है, वो भी आप पर एक फोर्स लगा देगी, है ना। तो क्या है, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, यानी रुकावट पैदा कर रही है आपकी घूसे को, वरना आपका घूसा दीवार के आर पार हो जाता अगर वो रुकावट पैदा ना करती, यानी वो प्रतिरोध ना करती, रेजिस्टेंस ना शो करती, है ना। तो ये फॉर्मूला होता है, ये वायर होते हैं, वायर के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए तार का प्रतिरोध का फॉर्मूला आता है R = ρ L/A, ठीक है। तो रो क्या होती है, प्रतिरोधकता कहते हैं, एल कहते हैं जो तार की लंबाई है, ए कहते हैं इसका एरिया, ठीक है। तो ये एल है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, यानी जब कभी ये एल लंबाई बढ़ाओगे तार की, मान लिया ये तार था पहले, अभी तार दूसरा तार ले लिया, इसको लंबा तार हमने ले लिया, ये इसकी लंबाई बढ़ा दी इस तार की, तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, यानी इसकी जो करंट इसमें फ्लो होगी उसको फ्लो करने में रुकावट ज्यादा पैदा करेगा ये। तो किसी प्रतिरोधक तार में लंबा अगर किया जाएगा उसको, तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आता तो कि उसका क्षेत्रफल अगर बढ़ा दिया जाए किसी तार का, यहाँ मैंने कह दिया प्रतिरोधक तार को लंबा ना करके यहाँ बोल दिया मैंने कि इसका क्षेत्रफल अगर बढ़ा दिया जाए, ये क्षेत्रफल, तो इसकी प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ये होता है अनुक्रमानुपाती, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। जब इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, ठीक है, एरिया बढ़ा देंगे तो इसका रेजिस्टेंस कम होने लगेगा। इसको इस तरह से भी पूछ सकता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लोहे में जो जंग लग जाता है, आपने देखा होगा लोहे में जंग लग जाता है, ये है क्या चीज़, ये फिजिकल चेंजेस हैं या विद्युत रसायन चेंज है, क्या है ये। एक्चुअली ये केमिकल चेंज होता है ये, ठीक है, केमिकल रिएक्शन वहाँ लेती है, केमिकल रिएक्शन वहाँ पर होती है जब कभी भी लोहे में जंग लगता है। दूध से दही का बनाना या मोमबत्ती का जलना केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल हैं। कौन सी रिएक्शन होती है ये, रेडॉक्स रिएक्शन, याद रखेंगे अगर रेडॉक्स रिएक्शन दिया तब भी। तो भोपाल त्रासदी, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसके लिए प्रदूषक कौन सा था, वो मिथाइल आइसोसाइनेट के लीकेज की वजह से। ये कॉमन क्वेश्चन था, कई बार सुना हुआ था, MIC के नाम से भी पूछा जाता है। तो इस वीडियो में रहने देते हैं इतने ही क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। थैंक यू सो मच।